Good morning, students. Beta, this is your lecture number 12 for class 10 and it's 21st of May. Okay. So, in our previous lecture, we have completed respiration in plants. ठीक है ना? And I hope you all understand those topics in a well manner. ठीक है? फिर भी कहीं doubt, if you have any doubt, you can ask me. ठीक है? पीछे के topics you keep on revising. ठीक है, बार बार उसको जो है रिवाइज करते रहो, अदरवाइज देखो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो आपको लग रहा है कि बहुत ही कम सिलेबस हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, बट जब सारा कवर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आपने एक पोर्शन कवर किया है तो जितना हो सके उसके क्वेश्चंस करिए, ठीक है ना। आई विल प्रोवाइड यू सर्टेन असाइनमेंट्स फॉर दोज टॉपिक दैट वी हैव कंप्लीटेड। ओके, so let's begin with the next topic, that is respiration in animals। देखो बेटा, चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन, जिसमें फोटोसिंथेसिस और आपका आ जाएगा जो है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है आपका रेस्पिरेशन है। प्लांट्स वाले से बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे एनिमल्स से बनते हैं, ठीक है। तो आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, जैसे न्यूट्रिशन के मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, एनसीईआरटी तो करनी है, बट फिर भी ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, ठीक है ना। जैसे आपके पास पिछले साल की कोई पर्टिकुलर बुक हो जिसमें आपका क्वेश्चन बैंक हो, तो वहां से क्वेश्चन न्यूट्रिशन के सारे इकट्ठे एक कॉपी में लिख के और आप वो कर सकते हो, अगर आपको बोर्ड में बहुत अच्छा करना है। देखो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें, साइंस में भी खास करके बायो की अगर हम बात करें, वहां पे आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना, कि किस टाइप की लैंग्वेज आप फॉलो कर रहे हैं। आगे बात समझ में, तो लैंग्वेज का भी ध्यान रखिए। दूसरा, लैंग्वेज के साथ साथ आपकी राइटिंग का ध्यान रखिए, आपके पैटर्न का ध्यान रखिए कि आप किस फॉर्म में अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेने हैं तो हर चीज का एक मतलब कि एग्जामिनर को 1% भी चांस मत दो कि वो नंबर काट ले, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए। नाउ लेट्स बिगिन विद रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब देखो, एनिमल्स की जहां तक बात है, हमारे पास वी हैव वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। The animal may be unicellular, the animal may be multicellular, then their habitat also affect the type of respiration, ठीक है। Their environment, their respiratory organs decide what type of respiration they are doing, ठीक है। तो in this way, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियस सी बात है कि एक ही का बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अमीबा का। आप पैरामीशियम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्लेनेरिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जो यूनिसेलुलर, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर क्या है? पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है, ठीक है। ये इनका क्या हो गया? न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये क्या हो गई? इनकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेटा देखो, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की तो कोई जरूरत है नहीं कि भाई एक जगह से ऑक्सीजन लिया और सभी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया, ऐसे तो है ही नहीं। एक ही सेल है और वो भी किसके कांटेक्ट में है? एयर के कांटेक्ट में है। बाहर क्या है? एयर है, ठीक है। एयर भी हो सकता है वाटर हो, और वाटर में ऑब्वियसली क्या है? एयर डिसॉल्व है, ठीक है। जनरली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पानी के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। तो आसपास हमने क्या ले लिया है? इसके एनवायरनमेंट में क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अमीबा की बात करें तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, तो वाटर है। अब देखो, जो आसपास एयर है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में? साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में। देखो, साइटोप्लाज्म में तो क्या हो रहा है? ऑब्वियसली रेस्पिरेशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन यूज हो रही है। ऑक्सीजन अगर यूज हो रही है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है। और बाहर क्या है? बाहर तो ऑक्सीजन अबंडेंट अमाउंट में है, तो बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है।
अब आपने केमिस्ट्री में एक प्रोसेस पढ़ा है डिफ्यूजन, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। तो देखो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी, यहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ कम कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो O2 डिफ्यूजेस इन, O2 क्या होगी, अंदर आएगी, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर आएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, ज्यादा बन रही है, भाई रेस्पिरेशन चल रहा है सेल के अंदर, ऑक्सीजन यूज हो रही है, CO2 बन रही है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है ज्यादा, और इसी के रेस्पेक्ट में बाहर के एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है कम, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, इट डिफ्यूजेस इन, इट डिफ्यूजेस इन, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होगी, इट डिफ्यूजेस आउट, ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। लगातार यही प्रोसेस चलता रहता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता क्या है, दे ब्रीथ थ्रू सेल मेम्ब्रेन, अपनी सेल मेम्ब्रेन से ही ब्रीथ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें हायर ऑर्गेनिजम्स की, तो हायर ऑर्गेनिजम्स में कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं दैट आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में हो सकते हैं, हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट हो या किसी और चीज के थ्रू कांटेक्ट हो, तो वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं। तो देखो अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की या लीच की, ठीक है, तो ये किससे रेस्पायर करते हैं, स्किन से। जैसे यहाँ सेल मेम्ब्रेन थी, इनकी पूरी बॉडी पे जो इनकी स्किन होती है बहुत ज्यादा थिन और बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है, और इसीलिए ये स्किन से करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इनके अंदर मिलता है, मतलब स्किन से जब रेस्पिरेशन होता है तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बाई चांस कभी कोई पूछ ले क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, तो स्किन से जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे देखो बात करते हैं हम फिशेस की, प्रॉन्स की, म्यूजल्स की, है ना। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहे हैं, ऑब्वियसली क्या है, वहां पे फ्री ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं है, मतलब कि हायर ऑर्गेनिजम्स हैं और कहाँ पे है, पानी के अंदर। और लोअर ऑर्गेनिजम्स पानी में है तो डिफ्यूजन प्रोसेस से बाय सेल मेम्ब्रेन। बट अगर हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और पानी के अंदर रह रहे हैं, तो उस केस में देखो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करेंगे, बाय गिल्स, ठीक है। गिल्स के अंदर होता क्या है, जैसे मान लो ये हमने फिश का जो है माउथ बनाया, ठीक है, ऐसे करके फिश का माउथ बनाया, और यहाँ पे क्या है, इसके कुछ इस तरीके से फोल्डिंग्स होती हैं, ऐसे मेम्ब्रेन की फोल्डिंग, जिनको हम गिल्स बोलते हैं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आप आगे पढ़ोगे हायर क्लास में, बट फिलहाल के लिए आपके लेवल पे हम ऐसा बोल सकते हैं। और इसके ऊपर लगा हुआ होता है एक कवर, इसको बंद करने के लिए। अब क्या होता है कि ये जो वाटर है, ठीक है ना, वाटर रिच इन ऑक्सीजन, वाटर रिच इन ऑक्सीजन, वो माउथ से जाएगा और इनके अंदर से ऐसे इसके ऊपर से फ्लो करके और जो है यहाँ ऐसे आएगा। जब वो इन मेम्ब्रेन्स के ऊपर से फ्लो करता है और वाटर रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है, उस दौरान ऑक्सीजन बॉडी में चली जाती है और बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में आ जाती है। अल्टीमेटली वाटर क्या होता है, वाटर अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है एंड इट विल एक्सपेल आउट, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या करती है, ब्रीथ करती है। समझ में आ गया, पानी के थ्रू, समझ में आ गई बात। और यही कारण है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका ब्रीथिंग रेट हमारे कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, सॉरी फास्ट होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है कि हमारे अंदर एक एडवांटेज है कि हमारा ब्रीथिंग रेट स्लो है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ब्रीथिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको जब कंप्लीट पढ़ा दूंगी ना तब एक बार लिखवाऊंगी, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर क्या है कि जब वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं तो मैक्सिमम जो है वाटर क्या जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है,
और ताकि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन वहां से डिराइव कर सके, ठीक है ना। फ्री ऑक्सीजन नहीं लेते वो, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, फटाफट जो है जो भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसको लेना पड़ता है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से है, आंसर मैं लिखवाऊंगी और वहां पे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिश के अंदर होता है। तो अगर गिल्स से रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। स्किन से होगा तो क्यूटेनियस, गिल से होगा तो ब्रैकियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, ठीक है, जैसे कि ग्रास हॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, वहां क्या होता है बेटा, देखो धीरे धीरे आपने 9th क्लास में डाइवर्सिटी पढ़ी है, ठीक है, और आपने देखा था कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, ठीक है, इस तरीके से जब ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी हम बढ़ाते जा रहे थे तो उनमें एवोल्यूशन होता है, चेंज हुआ, ठीक है। तो अभी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत पहले आए थे, आज भी अवेलेबल हैं, बट हमारा एवोल्यूशन इनके थ्रू ही हुआ है, ठीक है। ये नॉन कॉर्डेट्स हैं, आगे बात समझ में, इनवर्टिब्रेट्स है, तो बॉडी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, बट जो रेस्पिरेशन, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है उसकी डेवलपमेंट उसी टाइम हो चुकी थी, ठीक है। तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने, वो जो ट्यूब्स होती है उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं हम, ट्रैकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैकी, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मान लो ये किसी इंसेक्ट का बॉडी सरफेस है, ठीक है, और बॉडी सरफेस पे माइन्यूट से पोर्स होते हैं, ऐसे करके माइन्यूट से पोर्स होते हैं, जैसे कभी ग्रास हॉपर अगर आप पकड़ो तो उसमें आप देख सकते हो, हालांकि आपको दिखाई नहीं देंगे अच्छे से, बट कोशिश करोगे तो मे बी दिख जाए, ठीक है, जनरली नहीं दिखते, बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इन पोर्स को हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स, पोर्स को क्या बोलते हो, स्पाइरेकल्स, और इन पोर्स से कुछ ट्यूब्स ऐसे निकलती हैं, ऐसे करके, ठीक है, कुछ ट्यूब्स ऐसे निकलती हैं, ऐसे करके, और फिर ये ट्यूब मेन ट्यूब से जाके जुड़ जाती हैं, ऐसे करके, और अल्टीमेटली मेन ट्यूब से वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो इस तरीके से मतलब कि एयर क्या है, बॉडी के अंदर जा रही है, एक पूरा का पूरा ट्यूब्स का सिस्टम होता है, उन ट्यूब्स को हम ट्रैकी कहते हैं। ये ट्यूब्स क्या कहलाती है, ट्रैकी, और ये सिस्टम क्या कहलाता है, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, फिर बाद में जब ये यहाँ पहुंच जाती है तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, ऑक्सीजन बॉडी में चली जाती है, बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है, और अल्टीमेटली वापस इन्हीं होल्स से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम मिलता है। तो आपसे कोई पूछ ले, ठीक है ना, कि किस इंसेक्ट्स में, लाइक ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो में कहाँ से होता है, थ्रू ट्रैकी, ठीक है। ट्रैकी क्या है, ट्यूब्स होती है, ट्रैक, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, क्या बोलोगे, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस व्हिच रिमेन कनेक्टेड विद ट्रैकियल ट्यूब्स, जो ट्रैकियल ट्यूब से कनेक्टेड रहती है। समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको याद करने हैं, एक एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसके बाद देखो बेटा, अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सरफेस की, जैसे मान लो ये जो जहां से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी सरफेस। चाहे हमारी लंग्स हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, एक ना एक सरफेस ऐसा होगा जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी, ठीक है ना। वो जगह जहां से ऑक्सीजन हमारी सेल के अंदर जा रही है या बॉडी के अंदर जा रही है, और वो जगह जहां से वो बाहर आ रही है, उस पर्टिकुलर सरफेस को हमने क्या कहा, रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में एल्वेलाई होती है, अभी इनके अंदर हमने देखा ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, किसी में बॉडी सरफेस से हो रहा है, किसी में स्किन से हो रहा है, किसी में गिल्स से रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ठीक ऐसे भी टाइप का रेस्पिरेशन हो, ठीक है ना। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सरफेस की, यानी वो सरफेस जहां से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना, वो कैसा होना चाहिए, क्या, तो हम बात करते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस,
ठीक है, यानी कि जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है वो सरफेस कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, मान लो ये एक रेस्पिरेटरी सरफेस है आपके पास और एक आपके पास रेस्पिरेटरी सरफेस है ये। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा किस में होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना ज्यादा होगा, या इस कंप्लीट सरफेस से ओवरऑल ऑक्सीजन अंदर बाहर जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा रेस्पिरेटरी सरफेस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेस्पिरेशन, उतना ही ज्यादा एफिशिएंटली क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है ना? ठीक है, तो इसीलिए it should be large enough for exchange of maximum respiratory exchange of maximum exchange of respiratory gases, maximum exchange of respiratory, it should be large enough for maximum exchange of respiratory gases, respiratory gases, clear? ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा होना, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए उसका साइज। ठीक है, उसके बाद सेकेंड देखो बेटा, आपके पास एक तो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये, ठीक है, इसके थ्रू ऑक्सीजन को अंदर आना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है। एक सेम साइज है हमारे पास, साइज सेम है, बट रेस्पिरेटरी सरफेस है ये, ठीक, इतना मोटा है। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन का अंदर बाहर जाना है, तो इजीली ऑक्सीजन अंदर बाहर कहाँ जाएगी, जितनी पतली मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो देखो जितनी थिन होगी उतना ही एफिशिएंटली क्या होगा, ऑक्सीजन और अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो क्या होगा, एफिशिएंट होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, और अगर मोटी सरफेस है तो ऑब्वियसली उसको क्रॉस करने में ऑक्सीजन को डिफिकल्टी होगी। समझ में आ गई बात? तो दूसरा हमें क्या देखना है कि इट शुड हैव thin walls for easy diffusion and exchange of respiratory gases. ठीक है, it should be as thin as possible for efficient diffusion and exchange of respiratory gases। ठीक है, मैक्स मतलब थिन होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है बेटा, देखो ऑब्वियसली जब रेस्पिरेटरी गैसेस, मान लो ये रेस्पिरेटरी गैसेस है, ठीक है, और अल्टीमेटली अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लोअर ऑर्गेनिजम्स तो चलो कोई बात नहीं, एक सेल से बने हुए हैं, हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो नीचे क्या होती है, इनके ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई के कांटेक्ट में आते हैं ये। ठीक है ना, आगे बात समझ में? तो ऑब्वियसली ब्लड के अंदर क्या जा रहा है, आपका ऑक्सीजन जाता है, अभी आगे हम करेंगे। ठीक है, तो देखो जितना ज्यादा वो ब्लड सप्लाई के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो ब्लड क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, और CO2 को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो वापस लेके आया बॉडी से, और जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अंदर ले जाएगा। तो देखो जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टर्स हैं हमारे पास, ट्रांसपोर्टर यूं कहो कि लेके जाने वाले, जैसे मान लो आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बस के ट्रेवलर्स है, सवारी है। ठीक है, और कुछ उसके अंदर पहले से बैठे हुए हैं और कुछ को उसमें बैठना है, और बस जो है वो क्या है, आपके ब्लड की तरह है। अब जैसे ही स्टॉप आया, जैसे ही रेस्पिरेटरी सरफेस आया, ठीक है, तो बस क्या करेगी, जिनको उतरना है वो उतरेंगे, ठीक है, जिसको उतरना है वो उतरेंगे, और जिसको बैठना है बस में वो बैठ जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब
यहाँ पे उस बस से ऑक्सीजन सॉरी CO2 तो क्या हो गई, उतर गई और वहां से बाहर चली गई बस में से, ठीक है। और ऑक्सीजन थी वो बस में वापस चढ़ गई, बस में चढ़ गई ताकि वो बॉडी के अंदर जा सके, मतलब ब्लड में आ गई, है कि नहीं, ठीक है। तो देखो मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम लोगों का जो ट्रांसपोर्ट है वो कब होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कब जाएगी, मैक्सिमम ट्रेवलर्स ट्रेवलिंग कब करेंगे, जब हमारे पास बस का नंबर ज्यादा होगा, उस स्टॉप पे बस मैक्सिमम आएंगे तभी तो होगा, है ना। तो देखो क्या है कि जितनी ज्यादा ब्लड सप्लाई हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी उतना ही ज्यादा वो CO2 को फटाफट बाहर निकालेगी, ऑक्सीजन को फटाफट बॉडी के अंदर लेके जाएगी, है ना। तो वही क्या है यहाँ पे कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इट शुड बी रिच इन ब्लड सप्लाई, ठीक है ना। जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई के कांटेक्ट में होगा उतना ही क्या होगा, एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। तो इट शुड बी रिच इन ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस, इट शुड बी highly rich in blood supply for maximum transport of respiratory gases, ठीक है। तो ये चीज आपने अच्छे से कर लेनी है बेटा कि क्योंकि देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है एक रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं देखो एक क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया है, क्वेश्चन मैं नहीं लिखवा रही हूँ, क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगी, वैसे ही बता देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पहले है, why diffusion is insufficient to meet the requirement of multicellular organisms, ठीक है। why diffusion is a insufficient process to meet the oxygen requirement of multicellular organism, ठीक है। तो देखो बेटा सिंपल सी चीज है, डिफ्यूजन क्या है, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के हर सेल क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। और अगर बाई मान लो जैसे हम हमारी बॉडी की बात करें, ठीक है, तो हमारी बॉडी के हर सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, बहुत ही कम सेल है, सिर्फ सरफेस वाले होंगे लेकिन अंदर वाले सेल्स तो नहीं है। ऑक्सीजन तो हमें ईच एंड एवरी सेल को भेजनी है, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या है, एक पूरा सिस्टम है, हमें एक ऐसे ट्रांसपोर्टर की जरूरत है जो उस पर्टिकुलर गैस को पूरी बॉडी में फटाफट पहुंचाए, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ही थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कमी हुई हमारा सेल मर जाएगा, आ गई बात समझ में, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई बॉडी का सेल मर जाएगा। तो देखो बाई चांस अगर डिफ्यूजन से हमारी गैसेस मूव करती हैं तो देखो लंग्स से, आपके लंग्स से और टोज तक जाने में एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को डिफ्यूजन प्रोसेस से लंग्स से टोज तक पहुंचने में कितने टाइम लगेगा, 3 इयर्स का टाइम लगेगा। बताओ 3 इयर्स तक आपके सेल्स का क्या बनेगा, एक सेल तो क्या आपकी तो पूरी बॉडी की पता नहीं कहीं होगी, ठीक है ना, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाएगी, डिकम्पोज भी हो जाएगी तब तक। तो आगे बात समझ में, कहने का मतलब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है या किसी भी रेस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्ट है वो कभी भी डिफ्यूजन प्रोसेस से नहीं होता, ठीक है। आगे बात समझ में, वहां पे हमें एक पूरे जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे मीडियम की जरूरत पड़ती है जो बहुत ही फास्ट जो है उस पर्टिकुलर गैस को मूव करवा सके, विद इन सेकेंड्स करवा सके। और वो मीडियम क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है। और ब्लड में भी क्या होता है, आरबीसी, और आरबीसी में भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन। समझ में आ गई बात, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ ब्लड,
ठीक है, विच कैरी रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आगे बात समझ में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन उतना ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है। क्वेश्चन है व्हाई डिफ्यूजन इज नॉट एन efficient process to meet oxygen requirement in multicellular organisms। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आंसर क्या लिखना है आपने लिखना है इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्या होता है, ईच एंड एवरी सेल इज नॉट इन direct contact with environment, but diffusion is a very slow process, ठीक है, to transport respiratory gases, if however, चलो पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, if however oxygen is transported by diffusion, then one oxygen, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, one oxygen molecule will take 3 years to be transported from lungs to toes. By diffusion, then one oxygen molecule will take 3 years to be transported from lungs to toes. Hence diffusion is not an efficient process to meet oxygen requirement in multicellular organisms। ठीक है, क्या लिखवाया, इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ईच एंड एवरी सेल इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट, but diffusion is a very slow process to transport respiratory gases. If however
oxygen is transported by diffusion, then one oxygen molecule will take 3 years to be transported from lungs to toes. समझ में आ गया? ठीक है ना? इसीलिए डिफ्यूजन एक एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि जो है डिफ्यूजन एक सफिशिएंट प्रोसेस क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा, एक बात बोलते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है। अब नोट डाल के लिख लो। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स या मैमल्स की बात कर लो सभी में। ठीक है, हीमोग्लोबिन is a respiratory pigment present in RBCs of blood, RBC red blood cell of blood for efficient transport of oxygen and carbon dioxide, for efficient transport of respiratory gases कर लो, respiratory gases, क्लियर? ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस के एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वी विल मूव विद द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ह्यूमन बींग्स में ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे होता है? नेक्स्ट इज बेटा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स हमें ये पढ़ना है। अब देखो, ह्यूमन बींग्स की जहां तक बात है, हमने पढ़ा दो प्रोसेस होते, एक तो होता है रेस्पिरेशन, जहां पे हम ऑक्सीजन की जो रिएक्शंस होती हैं उनकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की बात करते हैं, वो हम कर चुके हैं। कितने टाइप्स होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड ऑल दैट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग की। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, एयर हमारी बॉडी में जा कैसे रही है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्रीथिंग। ठीक है ना? तो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड exhaling कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ब्रीथ की अगर हम बात करें, ठीक है ना, एक ब्रीथ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक ब्रीथ में क्या होगा बेटा? वन ब्रीथ मीन्स वन इंस्पिरेशन या वन इनहेल प्लस वन एक्सेल, है ना? एक बार इंस्पायर करो, एक बार अंदर ले जाओ, एक बार बाहर निकालो। एक ब्रीथ का मतलब एक बार इनहेल करना, एक बार एक्सेल करना। क्लियर? ठीक है, और अगर हम बात करें ब्रीथिंग रेट की, ठीक है, तो ऑब्वियसली ब्रीथिंग रेट का मतलब एक मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ करते हो। जैसे मान लो हम 1 मिनट हमने ऑन किया, अपना टाइमर ऑन किया, ठीक है, और हमने 1 मिनट में ऐसे करके कितनी बार ब्रीथ किया, ठीक है, कितनी ब्रीथ्स ली। तो इसका मतलब ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रीथ इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितनी ब्रीथ हम करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें एक नॉर्मल अडल्ट की, ठीक है, एक नॉर्मल अडल्ट की बात करें, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, तो हम कितना ब्रीथ कर सकते हैं बेटा? 15 to 18 टाइम, ऑन एन एवरेज 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 16 टाइम्स पर मिनट लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है।
ठीक है ना। ये क्या कर सकता है, इट वेरी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ठीक है, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है ना, भाग रहे हैं या आपने सीढ़ियां चढ़ी हैं, ठीक है ना, आगे बात समझ में, या कोई और भी फिजिकल एक्टिविटी आपने की है, ठीक है ना, विग्रस फिजिकल एक्टिविटी के दौरान ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और जनरली जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ब्रीथिंग रेट हमें हाई मिलता है। अब मुझे ये बताओ, जितना ज्यादा ब्रीथिंग रेट उतना ही क्या होगा, एफिशिएंटली ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें, मान लो ये आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, पानी के अंदर रह रहा है, ठीक है, और एक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से किसका ब्रीथिंग रेट हाई होगा, मतलब फास्ट कौन ब्रीथ करेगा, एक पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म या फिर बाहर रहने, मतलब कि पानी से बाहर रहने वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, आपने कभी देखा है फिशेस को कि वो किस तरीके से जो है ब्रीथ करती हैं, देखा है कभी, नहीं देखा, देखा होगा या नहीं देखा, देख लेना, नहीं देखा है तो, देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, क्या होता है देखो, अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा स्लोली ब्रीथ करते हैं। क्यों, क्योंकि बाहर क्या है, डायरेक्टली ऑक्सीजन एयर में अवेलेबल है, जितना भी ब्रीथ किया उसमें सिर्फ ऑक्सीजन, मतलब बाकी गैसेस में ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन का कंटेंट भी ज्यादा है, 21% होता है एयर में। ठीक है, बट इनकी बात करें, इनको क्या करना है, दे हैव टू यूटिलाइज दी ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, दे हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट दी ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो जो भी गया उसमें पानी अंदर गया, पानी में थोड़ा सा ही क्या है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जितना जल्दी जल्दी, मतलब 1 मिनट में अगर जब 1 मिनट में अगर हमें 4 बार ब्रीथ करने की जरूरत पड़ रही है, 4 बार में जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं, उतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनको लेने के लिए लगभग 50 गुना हमसे ज्यादा ब्रीथ करना पड़ेगा, उतनी ही फास्ट ब्रीथ करना पड़ेगा। तो देखना कभी फिशेस को देखना, जैसे एक्वेरियम वगैरह के, बहुत ही फास्ट जो है ऐसे क्या करती रहती हैं, ब्रीथ करती हैं। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग रेट जो होता है दैट इज वेरी हाई। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का एडवांटेज है, ठीक है ना, ब्रीथिंग रेट के रेस्पेक्ट में ओवर इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट एडवांटेज डू terrestrial organisms have over, what advantage do terrestrial organisms have over aquatic organisms, ठीक है, with respect to breathing rate, ठीक है। तो देखो हम आंसर क्या लिखेंगे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव कंपैरेटिवली, आंसर मैं लिखवा देती हूँ, टेरेस्ट्रियल organisms have comparatively slow breathing rate, with respect to comparatively slow breathing rate than aquatic organisms। या आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव फास्ट ब्रीथिंग रेट विद रिस्पेक्ट टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे
हैव टू टेक, दे की जगह एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कर लो, दिस इज बिकॉज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स have to take oxygen dissolved in water, so for maximum uptake of oxygen, they breathe very fastly, but terrestrial organisms uses oxygen, dissolved oxygen present directly बस स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, directly uses oxygen present in an air and need to breathe slowly. Terrestrial organisms directly take oxygen present in air and have slow breathing rate. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है बेटा, इसको एक बार अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर क्या आता है कि ये जो एयर है ये हमारी बॉडी में जा कैसे रही है। ठीक है, तो पहले आपको समझा देती हूँ, फिर मैं लिखवा दूंगी कि कैसे जा रही है। देखो बेटा, हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है कि रेस्पिरेशन कहाँ से होना है, लंग्स से होना है, ये तो पता है हमें, है ना, हमारी बॉडी में लंग्स से होना है। और देखो एक रफ सा डायग्राम अगर हम देखें, ठीक है ना, तो हमारी जो लंग्स है, ठीक है, हमारी जो लंग्स है वो लंग्स से डायरेक्टली बॉडी की कैविटी में नहीं है, वो क्या है, लंग्स एक ऐसे करके एक कैविटी है, एक एयर टाइट कैविटी बनती है। उस एयर टाइट कैविटी को क्या बोलते हैं हम, या तो बोलोगे चेस्ट कैविटी, ठीक है, या क्या बोलोगे आप यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, जो है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो हमारी जो लंग्स होती है वो कहाँ, कौन सी कैविटी में होती है, थोरेसिक कैविटी में, जो कि एक एयर टाइट कैविटी है। भाई हमें देखना है कि ऑक्सीजन अपने आप अंदर कैसे जा रही है, ऑक्सीजन नहीं एयर ही कहेंगे हम बेसिकली, ठीक है। तो एयर बॉडी के अंदर जा कैसे रही है, कैसे डाल रहे हो उसको, मतलब अपने आप कैसे जा रही है, ऐसा क्या है, उस मैकेनिज्म को हमें देखना है। तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में है क्या, ठीक है। तो हमारी जो लंग्स है एक एयर टाइट कैविटी में प्रेजेंट होती है, और उस एयर टाइट कैविटी को क्या बोलते हैं बेटा, थोरेसिक कैविटी। अब ब्रीथिंग का पर्पस क्या है कि एयर को लंग्स के अंदर तक पहुंचा दो, और ये जो लंग्स है ना, ये इस एयर टाइट कैविटी की जो वॉल है उस वॉल से अटैच्ड है। कैसे है, अब थोरेसिक कैविटी देखो कैसे है, देखो अगर हम बात करें अपने आगे वाले सरफेस की, तो हमारी बॉडी में आगे, जैसे मान लो हम इस तरीके से ऐसे करके ड्रॉ करें, ठीक है ना,
ऐसे करके ड्रॉ करें। तो हमारा जो आगे का साइड है, इस कैविटी की मैं बात कर रही हूं, आगे की साइड आपकी चेस्ट के ऊपर यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट है। उस बोन को बोलते हैं स्टर्नम। उस बोन को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। जब कभी स्केलेटन देखोगे ना तो आपको दिखाएंगे स्टर्नम क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इस स्टर्नम से, और पीछे पीछे जो हड्डी है वो क्या है? आपकी बैकबोन। पीछे की जो हड्डी है वो क्या है? आपकी बैकबोन है, ठीक है ना। और बैकबोन को हम बायो में क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलोगे? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो आगे की हड्डी को स्टर्नम, पीछे की हड्डी को वर्टिब्रल कॉलम। और देखो हमारी जो लंग्स हैं, वो लंग्स डायरेक्टली ऐसे नहीं है, वो एक प्रोटेक्टिव केज के अंदर है कि नहीं? हमारी जो लंग्स है वो प्रोटेक्टिव केज में। अब होता क्या है कि वो प्रोटेक्टिव केज को क्या बोलते हो आप? रिब केज, है ना। यहाँ पे जैसे हड्डियां आपने देखी हो, रिब केज होता है पूरा का पूरा, 12 पेयर ऑफ बोन्स का बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये रिब की जो बोन है, ऐसे करके रिब की जो बोन है वो ऐसे करके स्टर्नम से होती हुई कहाँ जा रही है? बैकबोन से अटैच हो रही है, यहां से जाके और पीछे अटैच, यहां से जाके पीछे, ऐसे इस साइड से। और क्या बना हुआ है? एक रिब केज बना हुआ है। तो साइड्स में क्या हो गई? रिब केज, आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम। और जो नीचे वाला पोर्शन है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी जहां आपका जो है स्टमक वाला रीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक मस्कुलर बैंड होता है, ठीक है ना। आपकी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए एक मसल्स का बना हुआ बैंड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या बोलोगे? डायफ्राम, ठीक है। तो देखो अब क्या बन गई हमारी कैविटी, हमारी लंग्स की जो कैविटी है, ठीक है, वो हमने कुछ इस तरीके से बना ली, ऐसे करके। आगे बात समझ में? कैविटी जो है वो हमने कुछ इस तरीके से बना ली, ठीक है। ये क्या है? ये थोरेसिक कैविटी है। और इसी के साथ अंदर हमारी रिब्स अटैच है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे हमारी रिब्स अटैच है और उसके अंदर क्या है? हमारी लंग्स है। तो देखो जैसे ही थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा, लंग्स का भी साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लंग्स के अंदर कैविटी का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही थोरेसिक कैविटी का साइज कम होगा, लंग्स का साइज भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब हमें देखना क्या है कि ये थोरेसिक कैविटी का साइज बड़ा और छोटा होता कैसे है, पहले वो देखना है। और बड़ा और छोटा होने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम देख लेते हैं एक बार। देखो पहले लिखवा देती हूँ कि हम ब्रीथ इन करते हैं तब क्या होगा, आउट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। कैसे होता है सब कुछ देखो। सबसे पहले लिखेंगे आवर लंग्स आर प्रेजेंट in an air tight cavity known as thoracic cavity or chest cavity, ठीक है। thoracic cavity या चेस्ट कैविटी, ठीक है। इट इज thoracic cavity, this cavity is bounded by sternum on upper side, vertebral column जिसको आपने कहा बैकबोन, ठीक है, ऑन फ्रॉम बैक साइड
फ्रॉम बैक साइड, ठीक है, रिब केज इन लेटरल साइड्स, लेटरल साइड्स, ठीक है। उसके बाद आ मस्कुलर बैंड नोन एज डायफ्राम, ठीक है, सेपरेट्स thoracic cavity, thoracic cavity from abdominal cavity, ठीक है, मस्कुलर बैंड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी ब्रीथिंग कैसे होती है। तो बस हमें देखना है कैसे क्या प्रोसेस होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे करवा दूं, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है, ठीक है। व्हेन वी ब्रीथ इन, मतलब ब्रीथिंग इनहेलिंग के टाइम पे क्या होता है, कैसे हम इनहेल करते हैं और कैसे हम एक्सहेल करते हैं। तो ये प्रोसेस हमें समझना है। समझ जाओगे तो देखो बहुत ही आसान है, गलती नहीं करोगे। और क्या है, नहीं समझोगे तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं ड्यूरिंग इनहेलिंग, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहली बात देखो बेटा, सबसे पहली बात क्या होती है, आपका जो डायफ्राम है, वो डायफ्राम क्या है, मान लो पहले मैं डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, ठीक है। मान लो ये आपकी थोरेसिक कैविटी है और ये आपका क्या हो गया, डायफ्राम। ये क्या हो गया, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो डायफ्राम की जहां तक बात है, ये किस तरीके से है, बेंडेड फॉर्म में है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये कैसा है, जो है बेंडेड फॉर्म में है, DIAPHRAG, ठीक है ना। तो बेंडेड फॉर्म में है। आगे बात समझ में। अब क्या है, इस कैविटी का साइज बढ़ेगा, थोरेसिक कैविटी का साइज कैसे बढ़ेगा, देखो सबसे पहले ये जो डायफ्राम है, ठीक है ना, ये डायफ्राम क्या होगा, स्ट्रेट होगा, ऐसे करके डायफ्राम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो डायफ्राम बिकम स्ट्रेट, ठीक है। और क्या होगा, जो आपकी रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, जैसे मान लो ये एक रिब हो गई, ये दूसरी रिब हो गई, ये तीसरी रिब हो गई, और इनके बीच में जो मसल्स हैं, ये वाली मसल्स, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, छोटी होंगी यहां से ऐसे, ठीक है। तो मान लो ये आपकी मसल्स हैं ऐसे, और ये जब मतलब ऐसे हैं, ठीक है ना। तो जब ये सिकुड़ेंगी तो बाहर की तरफ खिंचाव होगा, बाहर की तरफ खिंचाव होगा तो रिब केज जो है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा। समझ में आ गई बात। और जब बाहर की तरफ मूवमेंट होगा तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो है थोरेसिक कैविटी का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये आपकी कैविटी का साइज कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में। थोरेसिक कैविटी का साइज बड़ा हो गया। अब क्या होगा, देखो जो एयर इसके अंदर थी, ठीक है, उस एयर का साइज, उस एयर के लिए जगह बढ़ गई, तो जो प्रेशर वो एयर के मॉलिक्यूल्स उसकी वॉल पे लगा रहे थे, इस थोरेसिक कैविटी की वॉल पे लगा रहे थे, थोरेसिक कैविटी लंग्स, क्योंकि अंदर हम लंग्स की बात कर रहे हैं, तो आप लंग्स मान के चलो, लंग्स की वॉल पे लगा रहे थे। अब लंग्स क्या कर चुकी है, एक्सपेंड कर चुकी है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ गया है, इससे जो एयर मॉलिक्यूल थे उनका प्रेशर वॉल पे कम हो गया है कि नहीं भाई। एक पर्टिकुलर कमरा है हमारे पास, कमरे में हमने 10 बच्चे भरे हुए हैं, 10 बच्चे एयर के मॉलिक्यूल्स के बराबर है, और कहा कि तुम जो है इसकी वॉल पे प्रेशर लगाओ, ठीक है। तो जितना प्रेशर वो पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या किया, आपके रूम का साइज बड़ा कर दिया, बच्चे उतने ही हैं, रूम का साइज बड़ा कर दिया, तो अब पर यूनिट एरिया जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा,
ठीक है ना। तो अंदर क्या है, एयर का प्रेशर डिक्रीज हो गया, और बाहर इसके कंपैरिजन में एयर का प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। एयर अपने आप स्पॉन्टेनियसली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। समझ में आया? ठीक है। और इस तरीके से क्या होती है, इनहेलिंग प्रोसेस होती है। आगे बात समझ में, इसी को क्या बोलते हैं हम, इनहेलिंग प्रोसेस। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, रिब के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिब केज अपवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट शो करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है। अल्टीमेटली थोरेसिक कैविटी का साइज बड़ा हो जाएगा, जिससे प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और एयर मूव करेगी, ठीक है ना, बाहर से अंदर की तरफ। तो हमने क्या लिखना है, हमने क्या लिखना है, पहला muscles present between ribs contract, ठीक है, which moves ribs upward and outward। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम स्ट्रेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम स्ट्रेट। ठीक है। दिस increases size of thoracic cavity, which decreases pressure per unit volume of air। ठीक है। एयर रश फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ कैविटी। ठीक है। बाहर से क्या होती है, अंदर, एयर विल रश इनटू द कैविटी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनहेलिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है। अब एक्सहेलिंग के टाइम पे क्या होता है बेटा, बिल्कुल अपोजिट जो है प्रोसेस होगा। अब अपोजिट प्रोसेस क्या होगा, अंदर क्या है, नए एयर के मोलिक्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है ना। वही एग्जांपल एज्यूम करते हैं जो अभी हम बच्चों का ले रहे थे। मान लो आपका रूम तो बड़ा था, बड़ा हो गया है, और बच्चे उसमें हमने 10 की बजाय बहुत ज्यादा, यानी मान लो 100, अब जो है बच्चे अंदर आए, बाहर से अंदर आए, मतलब नए एयर के मोलिक्यूल्स अंदर आ चुके हैं। ठीक है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बढ़ चुके हैं। अब हमने क्या किया कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स तो इतने हैं, बट उस कैविटी का साइज छोटा कर दिया। मान लो आपका कमरे का साइज क्या है, छोटा कर दिया। जहां पे बच्चे क्या थे, 100 बच्चे जो बड़े से रूम में थे, अब उन 100 बच्चों को हम छोटे से रूम में ले आए, कहा कि इसके वॉल पे प्रेशर लगाओ। प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। ठीक है। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, वो बाहर जाएगा, यानी एयर हाई से लो प्रेशर बाहर की तरफ मूव करेगी। ठीक है ना। तो क्या है, वही सेम, लेकिन यहाँ प्रोसेस क्या होगा, सब उल्टा हो जाएगा। मसल्स प्रेजेंट बिटवीन रिब्स कॉन्ट्रैक्ट की बजाय क्या होंगे, अब एक्सपेंड हो जाएंगे। ठीक है। मसल्स एक्सपेंड करेंगे, रिलैक्स होंगे। ठीक है ना। विच मूव्स रिब डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। अब रिब्स, जैसे मान लो ये आपकी थोरेसिक कैविटी का साइज इतना बड़ा हो गया था, अब रिब्स क्या है, क्या कहाँ आ रही है, अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड आ गई, नीचे आ गई, और अंदर की तरफ इनवर्ड आ गई। ऐसे आपकी जो रिब की साइज है वो कुछ ऐसी हो गई। जो आपका डायफ्राम पहले ऐसा था, वो डायफ्राम अब कैसा हो गया, वापस से रिलैक्स होके अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। लेकिन एयर जो थी, वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया, और इससे क्या हुआ, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया और एयर अब अंदर से बाहर चली जाएगी। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलिंग।
ये क्या है, एक्सहेलिंग का प्रोसेस है। तो देखो लास्ट लिख रहे हैं ड्यूरिंग एक्सहेलिंग। क्या होता है एक्सहेलिंग प्रोसेस में, बिल्कुल अपोजिट लिखना है। क्या, मसल्स प्रेजेंट बिटवीन रिब्स रिलैक्स, ठीक है, which moves ribs downward and inward, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डायफ्राम रिलैक्सेस, ठीक है, एंड become curved, ठीक है। यहाँ स्ट्रेट हुआ था, यहाँ कर्व हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद अपवर्ड पोजीशन में कर्व हुआ है। दिस डिक्रीजेस साइज ऑफ thoracic cavity, ठीक है, which increases pressure per unit volume of air, pressure per unit volume of air। अब क्या होगा, air will move from outside, inside to outside, air rush from inside to outside, ठीक है। So this is all about breathing mechanism, ठीक है। समझोगे तो चीजें आसान रहेंगी, और अगर समझोगे नहीं तो वहीं पे चीजों को रटोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे, ठीक है ना। इतना कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। पहले पूरा सिस्टम ड्रॉ करेंगे, उसकी जो पूरी की पूरी मॉर्फो है, कैसे दिखता है वो, और फिर कैसे उसमें जो है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज होता है वो, प्लस एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है वो, ठीक है। अभी 2 लेक्चर्स और चाहिए आपके रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन कंप्लीट इस वीक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।